दिखते रेत जैसे हैं मगर है बारूद। दोबारा से ट्रैक भटका, मैंने सोचा वकील बनूंगा क्योंकि दोस्त वकालत कर रहे थे। एक्टर जब आता है तो वो एक छतरी लेके आता है, एक जूस लेके आता है, एक शीशा लेके आता है। मैंने कहा यार ये तो गजब की लाइफ है। और सामने वाला ही क्या कह देता था, यार आप के लायक कुछ नहीं है। अरे भैया जानवर को लेके फिल्म बना रहे हो क्या, पशु पक्षियों को लेके फिल्म बना रहे हो। पैसे जेब में खत्म हो गए थे। मुझे याद है कि एक दिन सिर्फ 2 रुपए मेरी जेब में थे। क्या बात है। वेलकम टू अभी का शो, अनुज शर्मा। थैंक यू सो मच। सो हीरा मंडी के हामिद, मतलब मुझे ये बताओ आप पहले कि हाउ लाइफ हैज चेंज, मतलब क्या क्या कुछ बदलाव हीरा मंडी के रिलीज के बाद ज्यादा कुछ आए, चेंजेस आपने देखे हैं? हामिद के कैरेक्टर को लेके कितना कुछ आपको, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कितने कॉल्स आए? कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिले, मतलब बदलाव मेरे भीतर तो नहीं आया लेकिन लोगों के भीतर ज़रूर आया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ की, बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो कई बार मिला, बार बार मिला, वो मुझे मिला कि ऐसा लगा बरसों बाद कि अमरीश पुरी साहब, ओमपुरी साहब उस तरह के व्यक्तित्व को स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा था। लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली कि किस तरह से हीरा मंडी का ये सिलेक्शन हामिद के लिए हुआ था? एक्चुअली सिलेक्शन तो ऊपर वाले का था क्योंकि ये बिल्कुल अचानक से हुआ था। एक फ़ोन आता है, पूछा जाता है कि आप कल से फ्री हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि हाँ फ्री हूँ। दूसरा फ़ोन आता है, ये कहा जाता है कि 10 मिनट में एक ऑडिशन भेज दीजिए। मैं वो 10 मिनट में ऑडिशन भेजता हूँ और मुझे लगता है कि कोई किरदार होगा, क्योंकि पद्मावत और गंगूबाई में मैंने बहुत बड़ा किरदार नहीं किया है, तो वैसा ही मुझे अब भी लग रहा था। लेकिन मेरा लालच हमेशा ये रहता था कि मुझे संजय सर के सामने पहुंचना है, उनसे बात करनी कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब मैं एक अच्छा किरदार करूंगा। तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर कोई फ़ोन आता नहीं है। पता लगता है कि ऑडिशन रिजेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे फिर एक फ़ोन आता है 11 बजे सुबह। मैं उस समय अपने घर के मंदिर में बैठा हूँ, भगवान से बात कर रहा हूँ कि बरसों बीत गए, 27 साल बीत गए, मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ अब तक। तो एक चमत्कार तो बनता है, आप दुनिया में इतने चमत्कार करते हो। तो उसी क्षण एक फ़ोन आता है और चमत्कार होता है। मुझे सेट पे बुलाया जाता है, बुला के मुझे 5 मिनट दिए जाते हैं हामिद के लिए। और मुझे ये था कि ये स्क्रीन टेस्ट है या ऑडिशन है। 5 मिनट के बाद वो काफ़ी लंबा मोनोलॉग था, आपने सुना भी होगा उसको। तो 5 मिनट में वो परफॉर्म होता है और उसके बाद सर बहुत खुश होते हैं उसे देख करके। और 5 मिनट में सब बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे कि 5 मिनट में इम्पॉसिबल है कि इतना बड़ा डायलॉग, इतना बड़ा सीन ये कैसे कर लेगा। लेकिन वही जब ऊपर वाला चाहता है तो सब कुछ होता है। और आपने तो ऐसे ऊपर वाले के सामने पहले ही बोल दिया था, उन्होंने चमत्कार दिखा दिया था अपना। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट थे वो, लेकिन पिछले 27 साल लगे थे उस 5 मिनट को परिपूर्ण होने में। तो इसलिए वो 27 साल की मेहनत थी, इसलिए वो 5 मिनट में हुई। तो उसके बाद करीबन 3 घंटे बाद मुझे पता लगता है कि ये शूट हो रहा था और मैं तीसरा प्रोजेक्ट सर के साथ कर रहा हूँ। सर ने बुला करके मेरे को बोला, सबके बीच में बोला, ही इज़ माई लक्की चार्म। वाओ, बहुत बड़ी बात है संजय लीला भंसाली की तरफ से ये बोलना। जी हाँ, मेरे लिए तो है बहुत, किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक। ओके, सो अनुज, टॉकिंग अबाउट आपकी लाइफ जर्नी की अगर मैं बात करूं तो मतलब थिएटर किया, फिल्म, सीरीज, सब, लेकिन इन सब की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी अनुज की जिंदगी में? देखिए, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य था नहीं मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, ये नहीं था मेरा कोई लक्ष्य है। तो थिएटर कैसे ज्वाइन कर लिया था? तो वही बता रहा हूँ मैं। तो मुझे ये था कि लाइफ को जीना है, बस सुकून से जीना है, और सुकून से जी रहा था मैं तो पापा एयरफोर्स में थे, तो मन में ऐसा होता है कि हर बच्चे का हीरो जो है उसके पापा ही होते हैं। तो मेरे हीरो भी वही थे। अब है नहीं वो दुनिया में, तो मैंने सोचा एयरफोर्स जाऊंगा। फिर दोबारा से ट्रैक भटका, मैंने सोचा वकील बनूंगा क्योंकि दोस्त वकालत कर रहे थे। तो ऐसे भटक रहा था मैं बहुत सारी चीज़ों में। और जिस समय मैं कॉलेज में था उस समय मैं बहुत एक्टिव था, थोड़ा सा राजनीति में, और थोड़ा सा सर्कल उस तरह का था। हरियाणा आपको पता ही है किस तरह की जगह है, तो हरियाणा में सर्कल वैसा ही होता है।
लेकिन एक वन एक्ट प्ले पढ़ा मैंने, अपने सिलेबस में था वो, ग्रेजुएशन के टाइम पे, और मुझे लगा ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो लेकिन मेरा अट्रैक्शन तब भी कुछ खास हुआ नहीं था। तो मेरे मामा जी जो हैं वो इस फील्ड में थे पहले से। अच्छा। तो मैं उनके साथ एक दिन छतरपुर गया शूटिंग देखने। वहाँ देखा मैंने, एक एक्टर जब आता है तो एक छतरी लेके आता है, एक जूस लेके आता है, एक शीशा लेके आता है। मैंने कहा यार ये तो गजब की लाइफ है। तो मैंने कहा यही बना जाए। अच्छा। तो मैंने कहा सब तो आराम से हो रहा है, लेकिन पता नहीं था कि वो इतने आराम से होता नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो फिर एक ये लगा कि हाँ ये ट्राई करते हैं, लेकिन फिर वो बात फिर धूमिल हो गई कि कोई इस तरह का कैसे करूँगा, क्या करूँगा। फिर एक दिन वकालत का फॉर्म भरने जा रहा था मैं। अच्छा। और उस दिन वो ऑफिस बंद मिला। मैं वापस आ रहा था दिल्ली में, पांडव नगर, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड इन दोनों एक सीरियल आता था। मैं उसके ऑफिस चला गया। मैंने कहा मुझे काम करना है, एक्टिंग करनी है। मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे अगले दिन वहाँ से कॉल आ गया और इस तरह से एक्टिंग की शुरुआत हुई। फिर थिएटर मुझे करना था, क्योंकि मामा जी ने भी बोला था, बहुत लोगों ने बोला थिएटर करो। एक तो मैं हरियाणवी, टिपिकल हरियाणवी बोलता था मैं, हिंदी तक नहीं आती थी मुझे। तो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। तो बस ऐसे ही करते करते सफ़र आगे बढ़ने लगा। ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचा दिया। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइक पॉलिटिकल कनेक्शन आपका क्या है? किस तरह से आपने कहा जब आप कॉलेज में थे तो भी आप स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के इसमें थे? मुझे ऐसा लगता है, देखिए हरियाणा में हर बच्चा है ना पैदा ही राजनीति के साथ होता है, क्योंकि खून में है वो। मतलब आप क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में एक दबंगाई अपने आप है, नेचुरल है वो। तो हरियाणा के बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो धीरे धीरे फिर वो क्योंकि दोस्त होते हैं उस तरह के होते हैं, तो मेरा राजनीति से कोई प्रेम नहीं है किसी भी तरह का। तो इसलिए मैं उससे अपने आप को बचाना चाहता था। अच्छा। मेरे दादाजी राजनीति में थे, तो मुझे बचाना था इसलिए, क्योंकि वो थैंकलेस जॉब है। आप कितने भी ईमानदार हो जाओ, लेकिन वो थैंकलेस जॉब है और उसको हर आदमी समझता नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, और ये मैंने देखा था। तो इसलिए मैं राजनीति से कोई खास प्रेम रखता नहीं हूँ। एयरफोर्स में जाना चाहते थे, वहां आप नहीं गए, आपको बाद में लगा कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर आपका इंटरेस्ट उधर से चला गया कि? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जाना चाहता था एयरफोर्स में, मेरी बहुत इच्छा थी। तो मैंने एग्ज़ाम भी दिया था उसका और मैं फ़ेल हो गया था उसमें। अच्छा। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर वो उम्र ऐसी होती है ना कि वहाँ पर प्रॉपर एक ट्रैक पे भटक रहे होते हो आप, या तो उस तरह के। और हरियाणा आज के दिन जैसे बच्चों को पहले से बता दिया जाता है आपको करना क्या है। करेक्ट। मेरे फादर क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड थे, उन्होंने हम सबको ये बोला था, हम 3 भाई हैं 1 बहन है, कि ज़िंदगी में वो करना जिस पे तुम्हारा मन रुक जाए, जो तुम चाहते हो करना। तो हमने हर चीज़ एक्सप्लोर करके देखी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या बहुत करूँ। कम लोगों के साथ ऐसा होता है, फैमिलीज लाइक इतनी सपोर्टिव होती हैं, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने हर जगह मुझे बोला कि तू ये करना चाहता है तो ये कर, ये करना चाहता है तो ये कर। तो मैंने हर चीज़ को कोशिश की कि ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। फिर पता लगा कि नहीं यार, कई जन्मों से जो भीतर है ना, वो इतने सालों बाद पता लगा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ यार, मुझे ये करना है। इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई फिर? इंडस्ट्री में मैंने बताया इंडियाज़ मोस्ट वांटेड तो उसी समय मिल गया था। हाँ, उस वक्त मिल गया था। उसके बाद मैंने बहुत सारा वहाँ थिएटर किया, करीबन 9 साल। और एक समय दिल्ली में मैंने, आप हैरान होंगे सुन करके, मैं भी हैरान हूँ, करीबन करीबन मैंने 70-80 शो किए, 70-80 सीरियल्स किए, ओके। जिसमें DD2, DD1, DD काशीर, और सब में अच्छे रोल्स के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइड रोल था, मेन रोल्स के साथ। उन दिनों है ना बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स थे, मतलब DD के ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। राइट राइट। ETV उत्तर प्रदेश, ETV बिहार, तो बहुत सारे छोटे छोटे। मतलब वहाँ लाइफ एक तरह से सेट हो गई थी आपकी? दिल्ली में चल सेट रही हो थी, गई थी, set बिल्कुल थी बहुत life। अच्छी। मतलब मैं And अपने you were दोस्तों में, satisfied, हाँ, उससे? मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था उन दिनों। कोई मेरा विचार नहीं था नेक्स्ट मूव के लिए। मुझे बम्बई नहीं आना था। मेरी जो आज वाइफ है वो उन दिनों मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। और मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था।
तो मुझे मेरा शहर काटने को आ रहा था बिना उनके। मैं घर जाता तो वो सूना बिस्तर देख करके मैं पागल हो जाता था कि दादी नहीं है, मुझे ऐसे बुलाने वाला कोई नहीं। तो मैं अपने होटल, हमारा रेस्टोरेंट था वहाँ पे, होटल था, वहाँ बैठता था, मेरा वहाँ भी मन नहीं लगता था। तो ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, तभी तभी मिली थी, और हमारी ज़िंदगी का पहला वैलेंटाइन डे। उन दिनों वैलेंटाइन डे मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल तो बड़ा नॉर्मल हो गया। तो पहला वैलेंटाइन डे था, तो मैंने सोचा कि पूछूं कि मैं भी गिफ्ट दूं, सब लोग गिफ्ट देते हैं। मैंने पूछा क्या गिफ्ट चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो मांगूंगी वो दोगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर दूंगा। तो मुझे लगा कि उन दिनों मोबाइल नए नए चले थे, शायद मोबाइल ही मांगेगी, बट उन्होंने कहा कि आप इस वैलेंटाइन डे पे मुंबई होने चाहिए और कभी वापस लौट के मत आना। तो बस इस एक बात पे मैं मुंबई आ गया था। मतलब इसका क्रेडिट टोटली आपकी वाइफ को जाता है। यहाँ पे फिर आपकी जो वो हसल थी, जो स्ट्रगल था, वो सब कैसे किया आपने सब? मैंने स्ट्रगल नहीं किया कभी भी लाइफ में। मुझे एक्चुअली मैं है ना नहीं, एक नई सिटी में आना और फिर यहाँ पे करियर को एक्सप्लोर करना, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ भी ऑडिशंस दिए होंगे, उस तरह सारी के चीजें बहुत चल- सारे right, दौर आए, मतलब ऐसे दौर आए, मेरी कहानी में right, भी ऐसे दौर हैं जहाँ मैं यहाँ मारा मारा फिर रहा था, और ऐसे दौर भी आए कि मतलब कोई पूछ नहीं रहा था, हर जगह नॉट फिट भी था मैं। और ऐसा दौर भी आया कि जहाँ पैसे जेब में ख़त्म हो गए थे। मुझे याद है कि एक दिन सिर्फ 2 रुपये मेरी जेब में थे और सब खत्म हो गया था। मुझे लगा, और उन दिनों कुछ ऐसा साधन नहीं था कि कोई मेरा बैंक एटीएम नहीं था या इस तरह कोई साधन नहीं था पैसे इधर से उधर आने का। तो घर पे मैंने फ़ोन किया था पापा को। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने घर से पैसे नहीं लिए आज तक। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने फ़ोन किया था पापा को कि कुछ पैसे चाहिए, पैसे ख़त्म हो गए। तो मेरे फादर ने दिल्ली से भेजा था मेरे दोस्त को पैसे दे करके। सरदार है मेरा दोस्त सरबजीत सिंह बेदी, वो आया था पैसे लेकर के। और जिस समय वो 2 रुपये मेरी जेब में थे ना, तो उस समय एक बात हुई थी कि मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, खाना खाने के भी पैसे नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो मेरी वाइफ ने उस समय मुझे ये कहा था, मतलब उस समय तो गर्लफ्रेंड थी, उसने ये कहा था कि बस ये दिन याद रखो, एक दिन आएगा, इस दिन को तुम अपने इंटरव्यू में बोलोगे। और आज वो दिन है। वाह। अगर मैं एसएलबी की बात करूं, संजय लीला भंसाली की, तो पहली मीटिंग आपको याद है उनसे कैसे हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ हुई थी? हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है। तो पहला फ़ोन मुझे आया था 2008 में। मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था। एक शो था, रानी मुखर्जी प्रोड्यूस करती थी, राजा उसको डायरेक्ट करता था, उनका भाई। मैं उस शो में हीरो था। तो मुझे एक फ़ोन आया अमिता सहगल जी का। अमिता सहगल जी बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर होती थी उन दिनों, ब्लैक की, सांवरिया की, इस तरह की फिल्मों की कास्टिंग की थी, पर मैं नहीं जानता था। तो मुझे फ़ोन आया, फ़ोन पर मुझे कहा गया कि आप आ जाइए ऑफिस में, एसएलबी से बोल रही हूँ, संजय वांट्स टू मीट यू। तो मैंने कहा कौन संजय, कौन एसएलबी? तो मुझे बोले कि संजय लीला भंसाली। तो मैं बोला आप कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं अमिता सहगल बोल रही हूँ। मैंने कहा कौन बोल रही है यार, क्यों मजाक कर रही है? छोटा सा टीवी शो कर रहा हूँ भाई, इतना बड़ा मजाक क्यों कर रही है यार? सीरियसली मैंने ऐसे ही बोला था। मुझे लगा मेरी कोई दोस्त फ़ोन कर रही है और इतना बड़ा नाम ले रही है। मुझे लगा कि यार संजय लीला भंसाली मुझे क्यों बुलाएंगे मिलने के लिए, मतलब मैं हूँ कौन? तो मुझे हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास मौका है, तुम आ सकते हो तो 6 बजे तक आ जाओ। मैंने जाके राजा मुखर्जी को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे एड्रेस आया। उन दिनों कोई फोटो वोटो, व्हाट्सअप वाला फ़ोन तो था नहीं, मतलब था ही नहीं, व्हाट्सअप आया ही नहीं था। तो टेक्स्ट आया था एड्रेस, तो मैंने जा करके उनको दिखाया राजा मुखर्जी को। राजा मुखर्जी ने बोला कि भाई ये एड्रेस उन्हीं का है, तू जा। तो मैं उनके ऑफिस गया जहाँ का एड्रेस था, मिलने गया। तो मैं मिलने गया तो सामने संजय लीला भंसाली खड़े हुए हैं। तो मैं तो देख के सच में पागल हो गया अंदर ही अंदर। मैंने कहा यार संजय लीला भंसाली मतलब मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो बड़ा खुश हुआ मैं, बैठा जा करके, चाय कॉफ़ी पूछा गया। एक फिल्म थी जिसको विभूपुरी डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने बाद में हवाईजादे बनाई, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो वही उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म थी चिनाव गांधी। तो बाद में वो बंद हो गई फिल्म। तो उस फिल्म को मैं करता, यदि मतलब वो फिल्म बनती, तो संजय सर ने, कमाल ये था संजय सर का, आई लव हिम अ लॉट सीरियसली।
कई कारणों की वजह से। कमाल ये था कि एक फोटो मैंने 2005 में उनके ऑफिस में दिया था ऐसे ही, अच्छा। जो 2008 में उनकी टेबल पर रखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि अनुज आप यही है ना। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी, जहां मैंने समंदर के किनारे बहुत सारे एक्टर्स के फोटो पड़े हुए देखे थे, जहां कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स इतने बल्क में फोटो ऐसे फेंक देते थे, वहां पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर वो फोटो लेके सामने बैठे हुए हैं कि जो 2005 में दिया 3 साल बाद, कि आप यही है ना। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी, बड़ी रिस्पेक्ट की बात थी। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात पद्मावत के टाइम पे 8 साल बाद, उसके बाद तीसरी मुलाकात गंगूबाई के टाइम पे, और फिर चौथी मुलाकात हीरा मंडी। एंड उसके बाद फिर उन्हें याद था आपको पद्मावत में उन्होंने कास्ट किया फिर? बिल्कुल, पद्मावत में नहीं, पद्मावत में मैं कास्टिंग डायरेक्टर जो श्रुति महाजन जी हैं, उन्होंने कास्ट किया, वहाँ तक पहुँचाया मुझे। वहाँ पहुँचा, ये बात किसी को नहीं पता थी। तो सर को मैंने सेट पे जाके बोला कि सर आपको याद है मैं ऐसे ऐसे आया था एक बार। तो बड़े खुश हुए सुन करके, बोले मुझे याद है, मैं तुम्हारी आंखें मुझे याद है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको याद है। मेरी बहुत सारी बातें हुई पद्मावत के समय पे उनसे, जबकि मैं सिर्फ एक सीन करने गया था, और सब लोग हैरान थे कि ये एक्टर एक सीन करने आया और इतनी सारी कैसे बातें कर रहा है, क्या जान पहचान है। तो मेरे दोस्तों ने कईयों ने कहा मुझे कि भाई तेरी इतनी बात क्यों हो रही थी। मैंने कहा यार मैं पहले मिला था इनसे और आई एम बिग फैन ऑफ हिम। तो उन्होंने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात मुझे कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो बात। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर मैं तो ये सीन करने भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे एक दो सीन करने के लिए फाइट कर ही नहीं रहा मैं, इतने साल हो गए हैं, मतलब स्ट्रगल करते करते, आते आते मुंबई में लोगों से मिलते मिलते। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि देखो अनुज, तुम यहां नहीं आते तो मुझसे कैसे मिलते। तो बोले काम कभी भी आए ना, तो जब काम आ रहा होता है ना, उसको इनकार मत करो, क्योंकि वो एक ऊर्जा लेकर आ रहा होता है, और यदि तुम उसको इनकार करोगे तो वो ऊर्जा वापस चली जाएगी, दूसरा काम नहीं आएगा। तो उसकी रिस्पेक्ट करो। अब तुम यहां आए हो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ अब काम करूं या कभी ना करूं, लेकिन आज तुम इस सिनेमा का हिस्सा हो, तुम यहां मेरे सामने खड़े हो, तुम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो हो सकता है कि कभी मेरे जहन में आए कि नहीं यार मुझे अनुज के साथ काम करना है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब मैं अनुज को जानता हूँ। तो ये बात उन्होंने मुझे सिखाई थी, और मैं सच बताऊं, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे कोई काम ऐसा लगता है ना कि ये वाकई अच्छा काम है, वर्थ है या नहीं है, या फिर तो मैं उस काम को स्वीकार करता हूँ। करते हो आप? चाहे जैसा भी रोल हो आप करते हो। हाँ, मतलब बहुत हाँ, मतलब बहुत ही पते की, बहुत ही लाइक डीप बात उन्होंने आपसे कही, विच इज स्टिल विथ यू। वाओ। तो इसीलिए मैंने गंगूबाई की एक सीन के लिए, इसीलिए मैं हीरा मंडी के लिए भी उसी स्वीकार्य भाव में था कि आने दीजिए। ओके। एंड क्या कभी सेट पे ऐसे उनसे डांट वाट भी पड़ी है? हाँ, एक बार गुस्सा हुए थे वो। हाँ। अच्छा। और मुझे उस समय बहुत बुरा लगा था। मुझे बुरा लगा था कि सर कैसे गुस्सा हो सकते हैं, सबके बीच में हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, मुझे लक्की चाम बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ा प्यार दिखाते हैं। हमेशा मुझसे पूछते थे वो कि कैसा लग रहा है, मतलब हमेशा मेरी बातचीत होती है और हमेशा अच्छी तरह से बातचीत हुई। पहली बार गुस्सा हुए, और मुझे पता नहीं था वो मेरा इंट्रोडक्शन सीन था, और तो मैं गुस्सा हुए, उसके बाद मैं नाराज भी हो गया उनसे। और उनका क्या है कि वो गुस्सा होते हैं ना, जैसे ही वो 5 मिनट बाद वैसे ही हो जाते हैं नॉर्मल, उनका गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब उनको गुस्सा सबके सामने होता है। हाँ वो सबके सामने होता है, लेकिन 5 ही मिनट का होता है वो, लेकिन सामने वाला अब उसको कैसे लेता है वो डिपेंड करता है। तो जब मैं था, मुझे मुझे वो थोड़ा सा कैरी कर लिया मैंने उसको कि यार सर ने, बाद में मुझे रात को पता लगा कि जब उन्होंने सीन दिखाया, वो हमेशा सीन दिखाते हैं करने के बाद, सीन दिखाया तब मुझे पता लगा अरे यार वो गुस्सा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको मेरे अंदर वो फायर चाहिए थी मेरी आंखों में, और वो नहीं मिल रही थी उनको। वो गुस्सा करके ही आ सकती थी कि ये भीतर से गुस्सा करेगा ना तब दिखेगा वो, तो वो इसलिए गुस्सा कर रहे थे। तब मुझे हाँ, तो फिर मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनको बोला, मैंने कहा सर आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या है, आप गुस्सा मत किया करो। तो 2 दिन बाद उन्होंने आकर के मुझे कहा कि तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत प्यारे इंसान है यार वो, बहुत अलग आत्मा है। रिजेक्शंस तो बहुत मिले होंगे, तो
वो रिजेक्शंस जब मिलते थे तो अनुज उसको कैसे डील करते थे उस वक्त, और आज कैसे करते हैं? आज भी मिलते हैं? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने भूतकाल और वर्तमान दोनों पूछे हैं, ये अच्छी बात है। तो एक समय ऐसा था कि मैं लोगों के पास जाता तो लोग तारीफ करते थे, बड़ा अच्छा एक्टर है यार, यार बहुत बढ़िया काम करता है। मैं क्राइम पेट्रोल से काफ़ी फेमस हो गया था, लोग जानने लगे थे, तो और काम सबको दिखता था, सब तारीफ करते, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, काम कोई नहीं देता था। एक समय ऐसा आया कि मैं 2 साल खाली बैठा, और उस समय जब कोई तारीफ करता था ना कि भाई बहुत बढ़िया एक्टर, मेरा मन करता था चप्पल निकाल के मारूं इसे। मतलब इसको पता है मैं अच्छा एक्टर हूं, इसके पास काम है, और सामने वाला ही क्या कह देता था, यार आपके लायक कुछ नहीं। अरे भैया, जानवर को लेके फिल्म बना रहे हो क्या? पशु पक्षियों को लेके फिल्म बना रहे हो? एक्टर ही काम कर रहा है ना उसमें, तो मेरे लिए कोई रोल नहीं है क्या? ये मेरे मन में आता था, इंसान ही तो काम कर रहे हैं, और मेरा कैलिबर तुम कैसे जान सकते हो बिना मेरे साथ काम किए? मैं तो कुछ भी कर सकता हूं भाई। यदि आज हामिद को आप देखोगे, और यदि मैं सच कह रहा हूं, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये संजय लीला भंसाली जी का नजरिया है कि उन्होंने मेरे भीतर हामिद को देखा। किसी और को आप जाकर के पूछिए, वो हामिद को इमेजिन कर पाएगा? आपने देखा है ना हामिद कैसा है, आप मुझे देख रहे हैं, हामिद मेरे से बिल्कुल विपरीत है। तो कैसे सोच पाओगे आप? जब तक मुझे परफॉर्मेंस का मौका नहीं दोगे तो आपको क्या पता मेरा कैलिबर क्या है यार। तो वो दौर जब बीत रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। 2 साल में, एक्चुअली 2 साल खाली बैठा रहा। मतलब एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को ये बोला कि आप लोग जाइए वापस हरियाणा, वहाँ अच्छा घर है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ जाकर पढ़ेगा। पूरी दुनिया, मतलब पूरा दुनिया भर के स्कूल्स हैं वहाँ पर, और सोनीपत से मैं रहने वाला हूँ, सोनीपत का। यहाँ से, बॉम्बे से भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, सोनीपत एजुकेशन हब है वो। तो मैंने कहा तू जाके वहाँ पढ़ यार, और वाइफ को बोला कि आप रहो वहाँ घर पे, आराम से सुविधाओं में रहोगे, मेरे साथ क्यों तकलीफ में रह रहे हो? तो और मुझे तो यही करना है क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत कुछ खो दिया, तो मैं यही करूँगा। तो वो एक ऐसा दौर था, तो उस समय डील करना एक समय मुश्किल हो गया था। लेकिन अब क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों के पार आ चुका हूँ, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो एक ड्यूरेशन था, लाइफ का फेज था, जो आपने उसको निकाल लिया, एंड नाउ अब ऐसा हो गया है कि अब चाहे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निकाल लूंगा वो मुझे असफलता और सफलता से अब कोई वास्ता ही नहीं रहा है। मुझे कोई वास्ता नहीं है, मैं कहाँ पहुँचूंगा, क्या करूँगा, क्योंकि मैं अपने हिस्से का जो है वो कर्म मैं कर रहा हूँ, वही मेरे हाथ में है, यू आर गिविंग योर बेस्ट। बस। और वही मेरी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने हिस्से को ईमानदारी से जी रहा हूँ। सही बात है। सो बट इसी इसी बात पे ये सवाल है, अनुज आज सेटिस्फाइड है लाइफ में, द करियर ग्राफ देखते हुए? देखो, संतुष्ट संपूर्णतः हो जाऊंगा तो दुनिया से ही चला जाऊंगा, तो इसलिए कुछ बाकी है, और बहुत कुछ बाकी है अभी। कोई एक ऐसा फियर है, हर किसी की लाइफ में होता है कुछ ना कुछ, क्या अनुज की लाइफ में भी कुछ ऐसा फियर है? मैं बहुत फियरलेस हो चुका हूँ, एक्चुअली हो चुका हूँ, बिकॉज उसका कारण है, आप फियरलेस हो चुके हो? बिल्कुल हो चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा सफलता और असफलता से अब मुझे फर्क पड़ता नहीं। मुझे मैं स्पिरिचुअल हूँ, भगवान कृष्ण को बहुत मानता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि कुछ अपने हाथ में है नहीं कर्म के अलावा, जिसे मैं संपूर्णतः ईमानदारी के साथ करता हूँ, वही मेरे हाथ में है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो चुका हूँ एक्चुअली। तो अब ऐसा लगता नहीं कि कोई चीज़ मुझे हरा तो नहीं सकती, मतलब वक्त तो मुझे इस तरह से तो नहीं। हाँ, लाइक वो आपको टाइम ने, इतने सालों में आपको वो चीज अपने अंदर वो आ गई है, एंड लाइक आपने वो रियलाइज कर लिया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है। तो मुझसे पहले, जैसे अर्जुन का रथ जब चल रहा था तो अर्जुन से पहले कृष्ण खड़े थे, तो मुझे भी हमेशा ये लगता है मुझसे पहले कृष्ण खड़े। क्या बात है। अच्छा, कोविड के दौरान एक बार हमारी बात हुई थी, आई रिमेम्बर आपने कुछ मेंशन किया था दैट आपने कुछ सीखा था, राइट, कोविड के दौरान? वो क्या था, उसके बारे में मुझे जानना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट मुझे वो चीज़ एक्चुअली जाननी थी, आपने किसी चीज़ के बारे में बात किया था। ओके, तो कोविड के टाइम पे मैं बहुत, मतलब क्योंकि सबका समय वैसे ही चल रहा था,
मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक विधा होती है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा। सच ये एक बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि कण कण में ईश्वर है। यदि कण कण में ईश्वर है तो सारी चीजें जिंदा हैं। ये तो मानते हैं ना कि जब कण कण में विद्यमान है। और इसका प्रूफ ये था कि जब भगत प्रहलाद ने ये कहा था, हिरण्यकश्यप ने पूछा उनसे कि तेरे विष्णु इस स्तंभ में भी रहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ रहते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से वार किया और वहां नरसिंह अवतार आए थे उस स्तंभ से। याद होगा आपको ये कहानी, है ना? तो कण कण में ईश्वर है। तो कण कण में ईश्वर है तो कण कण लाइव है, जिंदा है। तो हम दुनिया की हर चीज से कनेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते कि हमें, अब मैं आपसे कैसे कनेक्ट हो रहा हूं, आप कैसे मुझसे बात करें, क्योंकि आप मेरी भाषा जानते हैं, मैं आपकी भाषा जानता हूं। जब मैं उनकी भाषा जान जाऊंगा तो मैं उनसे भी कनेक्ट हो जाऊंगा। मैं उनको बुलाना जान जाऊंगा। थोड़े दिन आप पक्षियों को दाना दो, फिर वो आपको पहचानना शुरू हो जाते हैं, आप उनको पहचानना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह दुनिया की हर चीज लाइव है, कुछ भी। ये टेबल है, ये है। तो टेलीकिनेसिस आपको माइंड से वो चीजें कंट्रोल करना, बेसिकली विधा तो ये है कि आप माइंड से हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। ओके। लेकिन मैं इसको दूसरी परिभाषा ये देता हूं कि आप अपने मन से सब चीजें कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल मतलब आप भी कंट्रोल हो जाते हो उनके प्रति, वो भी कंट्रोल हो जाते हो। आप किसी भी चीज से बात कर सकते हो। तो वो मैंने सीखा था कि किसी, जैसे ये चीज यहाँ रखी है तो इसको कैसे मूव कर सकता हूं मैं इससे बात करके कि आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो कैसे आएगी। तो ये मैं उस समय कर रहा था, अपने आप में सीख आपने रहा कोर्स था। किया, सीखा? कोर्स नहीं, क्योंकि इसका टीचर कोई नहीं है इंडिया में, ये सेल्फ आपने स्टडी खुद है। से सीखा? हाँ, सेल्फ स्टडी है, पढ़ पढ़ के। ओके। और कितने उसमें आपको, लाइक कितना आपने उसमें प्रोग्रेस किया? मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली, मुझे बहुत हद तक सफलता मिली। मतलब मैं आप ये कह सकते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे हुआ वो एक्टिंग में हुआ। ओके। तो क्योंकि आप देखिए, एक एक्टर जब होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, तो बहुत बार आप तो काम करते हैं इस तरह का, तो आपको पता ही होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि एक्टर अकेला ही होता है सेट पे और दूसरे एक्टर को इमेजिन कर रहा होता है जिससे वो बात कर रहा होता है। तो बेसिकली एक्टर सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहा होता है और एक दुनिया बना रहा होता है चारों तरफ, जिसमें उस दुनिया में उसको सब दिखाई दे रहे होते हैं और वहां पर वो अकेला ही होता है और उस दुनिया से वो बात कर रहा होता है। तो कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा होता है, ये आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसा लगता है आपको रियलिस्टिक है, एकदम कमाल की अप्रोच के साथ बात कर रहा है। सामने एक्टर नहीं है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में सब कुछ है, उसको जिंदा दिख रहा है सब कुछ। तो ये वो पावर है जो आपको वो चीजें दिखा देती है जो नहीं दिखती किसी और को। तो मेरे ये काम आई बहुत और आ रही है। तो ये आप जब अकेले रहते हो तब आप ये करते हो, ऐसे लोगों के सामने भी होता है? या मतलब आपने जिनको भी ये बताया है, अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, कभी आपने इस बारे में डिस्कस किया है या दे नो कि आपने ये किया है? हाँ, मैंने किया है कई बार किया है। मैं प्रैक्टिस जब करता हूँ, अभी तो प्रैक्टिस छूटी हुई है मेरी, लेकिन प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत बार मैंने किया है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपको है ना, जो हम सेल्फ टॉक कहते हैं, सेल्फ बेसिकली एक ऐसा मेरा बिलीव है कि एक ऐसी दुनिया यहाँ पर है जो नहीं देखी जाती उन आंखों से, जो आंखें साधारण है, क्योंकि वो इतना बिजी है ना दिमाग, वो कुछ और देखने ही नहीं देता। लेकिन जब आप फोकस करोगे तो सब कुछ दिखेगा आपको आसपास क्या है। स्पिरिचुअल हो आप, ये आपने कहा, आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी हमें बताया, बट क्या मतलब ऐसे दूसरी दुनिया में भी बिलीव करते हो? घोस्ट एंड ऑल, इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते हो आप? आप बिलीव करते हो मैं यहाँ बैठा हूँ? मतलब बिलीव एज इन आप मुझे पूछ। आपको ये हाँ। पूरा मतलब इस बात को साबित नहीं कर पाओगे आप कि मैं यहाँ बैठा हूँ। बस आप कह सकते हो मैं बैठा हूँ। जैसे हम किसी चीज को साबित नहीं कर सकते कि ये सत्य है, इस तरह से सब कुछ सत्य है, झूठ कुछ नहीं है। उसका कारण बताता हूँ, लॉजिकली आंसर दे रहा हूँ मैं उसका आपको। देखिए, आपका फोन है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बनाने वाले ने बहुत सारी एप्लीकेशंस उसमें डाली हैं, लेकिन आप कितनी इस्तेमाल करते हैं? कम इस्तेमाल करते हैं, कम करते हैं, है ना? राइट? हम 4-5 ऐप यूज करते हैं, राइट। जिसको थोड़ी ज़्यादा आती है वो ज़्यादा यूज करता है। तो आप सोचो, मटेरियल सारा है उसके अंदर, जो हम सोच सकते हैं ना
वो सब कुछ ईश्वर ने बना रखा है, इसीलिए हम सोच सकते हैं। तो आप बिलीव करते हो? बिल्कुल, कुछ भी कल्पना है ही नहीं, कुछ भी कल्पना नहीं कभी है। एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में पर्सनली, किस तरह का एक्सपीरियंस? लाइक घोस्ट एक्सपीरियंस? मुझे ईश्वर का एक्सपीरियंस होता है, भूतों का नहीं। ओके। बट क्योंकि मैं उन पे भी, वही बात है, आपका विश्वास कहाँ पर है, Yeah, आप कौन सी दुनिया में जाना चाहते हैं। Right. उस दुनिया में मैं कभी जाना नहीं चाहा, मैंने कभी, मेरी इच्छा नहीं हुई। तो मैं उस दुनिया में जाना चाहता हूँ जो बड़ी खूबसूरत है, जहाँ ईश्वर है, भगवान है, जहाँ उनको आप किसी भी नाम से पुकारे, अल्लाह कहें, राम कहें, रहीम कहें, जो कहना है कहिए। ओके, सो हीरा मंडी तो सबने देख लिया, अब सीजन 2 भी आएगा, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या फॉर अनुज? देखिए, नेक्स्ट अभी 3 प्रोजेक्ट हैं मेरे जो इस साल, उम्मीद है कि इस साल रिलीज हो जाएंगे, ओके। और तीनों ही दिल के करीब हैं। जिनमें से एक जो है ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 60 मिनट में अकेला हूँ, फीचर फिल्म है जिसके अंदर 60 मिनट मेरी सोलो परफॉर्मेंस है, और 1 घंटा 30 मिनट की फिल्म है। वो सर्वाइवल स्टोरी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है ऑलरेडी। ओके। तो इस साल उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह की 3 फिल्में हैं अलग अलग। और कैन वी नो द नेम ऑफ द फिल्म? मेरी चिड़िया। ओके। और वो लोग जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए देख रहे हैं, जिनकी हसल अलग चल रही है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनके लिए अनुज शर्मा क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप जीवन में किसी भी चीज़ के लिए सोचते हो ना, तो एक पल के लिए नहीं सोचना, आपको ज़िंदगी भर के लिए सोचना है, और उस सोच को इतना मजबूत कर देना है, इतना मजबूत कर देना है कि वो हकीकत में बदल जाए। और वो आपकी शिद्दत से होगी, आपकी मेहनत से होगी। उसमें कभी शंका मत करना कि मैं नहीं बन सकता, आप कुछ भी बन सकते हो। क्योंकि कोई भी सफ़र आप चुनोगे ना, कोई भी, चाहे आप एक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, तो याद रखना कि गाड़ी घर से निकालने के बाद हर लाइट जो है वो ग्रीन नहीं होगी, रेड लाइट आएगी। तो रेड लाइट जब आए तो विश्वास रखना कि ये ग्रीन होगी, बस इतना सा बात। क्या बात कही है आपने अनुज, क्या बात कही है। वो ग्रीन लाइट हमेशा नहीं रहती है, एंड रेड आती है जरूर। सिंस यू आर स्टार ऑफ माय शो, सो दिस इज फ्रॉम अभी का शो टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, अभी का शो, स्टार ऑफ अभी का शो। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली चैटिंग विथ यू, एंड नेक्स्ट टाइम जल्दी हम बात करेंगे, उम्मीद करती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शो ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।